ठीक है। आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक्स ही कवर कर लें क्योंकि लास्ट टाइम हम एक दिन में लेक्चर जो है वो कवर नहीं कर पाए थे। तो आज कोशिश करते हैं कि उन सबको कवर कर लें, लेकिन हो सकता है कि आज हम सारे लेक्चर्स जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं इनको कवर ना कर पाए, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो सीएसएस का बेस और सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है। अगर इन लेक्चर्स को आपने समझ लिया तो यकीन करें आप लोग मास्टर हो जाएंगे सीएसएस के ऊपर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको बहुत गौर से समझिएगा। और ये बिल्कुल ये जितने भी टॉपिक्स हैं, सीएसएस पोजीशनिंग, सीएसएस फ्लैक्स बॉक्स और इसी तरीके से सूडो एलिमेंट्स और टेबल और स्टाइलिंग और फॉर्म वगैरह, ये वो प्रॉपर्टीज हैं और ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आप जब कोई भी वेबसाइट बनाने लगते हैं तो उसमें हर कंपोनेंट में इनमें से कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी लाजमी यूज हो रही होती है। आप जब भी कोई वेब डिजाइन करते हैं उसमें आप हेडर बना रहे हैं, आप उसमें फुटर बना रहे हैं, तो उनमें से किसी एक कंपोनेंट में इन टॉपिक्स में से कोई एक ना एक टॉपिक की प्रॉपर्टी लाजमी इस्तेमाल हो रही होती है। तो ये मैं कहूँगा कि हमारे जितने भी HTML CSS का जो जितने भी लेक्चर्स थे उन लेक्चर्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आज का टॉपिक है। सही है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक HTML फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे टॉपिक्स में आज का जो सबसे मेन और मेजर टॉपिक्स हैं और वो है CSS पोजीशंस। और CSS पोजीशंस के हवाले से मैं आप लोगों को बता दूं कि इंटरव्यूज में इस CSS पोजीशनिंग के जितने कॉन्सेप्ट हैं जिसको आज हम कवर करेंगे, उन कॉन्सेप्ट का इंटरव्यूज में लाजमी, मेरा जितना 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, 7-8 साल के एक्सपीरियंस में मैंने जितने इंटरव्यूज दिए या मैंने जितने इंटरव्यूज लिए उन सब में मैं तो खैर लाजमी पूछता हूँ इन कॉन्सेप्ट के बारे में। और मैंने भी जहाँ जहाँ इंटरव्यूज दिए हैं वहां पर मुझसे भी इन CSS पोजीशनिंग के हवाले से जितने भी CSS के कॉन्सेप्ट हैं, CSS पोजीशंस को लेके वो लाजमी क्वेश्चन किए गए। तो आज का जो सबसे मज़ेदार टॉपिक्स है वो है CSS पोजीशन। तो आप लोग मैं तो प्रेफर करूंगा कि कॉपी और पेंसिल भी साथ लेके बैठें, और अगर सिस्टम पे बैठे हैं तो जो हम जिस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते जाएं तो आप खुद भी साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करते रहें, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो जाए और रन टाइम पे जो भी आपके क्वेश्चंस हो वो आप क्वेश्चन भी पूछ सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम CSS पोजीशंस को देख लेते हैं। हमारे पास कुछ CSS पोजीशंस की टाइप है, जिसमें हमारे पास पोजीशन स्टैटिक है, रिलेटिव है, फिक्स्ड है, एब्सोल्यूट है और स्टिकी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पोजीशन स्टैटिक क्या होती है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर एक डिव है जिसको मैंने क्लास दे दी पोजीशन। सही है, ठीक है। पोजीशंस मैंने यहाँ पे क्लास दे दी और मैं अब यहाँ पर स्टाइल का एक ये ले लेता हूँ। सही है, और यहाँ मैंने उस क्लास को सेलेक्ट रखा और पोजीशन स्टैटिक मैंने अप्लाई कर दिया। और इसका प्रीव्यू हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं उसके विद हाइट भी दे देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से विजिबल भी होने लगी ये चीज़। सही है, तो मैंने विद दी है इसको 200 पिक्सल और मैंने इसको हाइट दे दी है 200 पिक्सल। सही है, बॉर्डर भी दे देते हैं ताकि आप लोगों को नजर आए। रेड बॉर्डर दे देते हैं और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ये तो। सही है, तो हमारे पास एक बॉक्स आ गया। सही है, लेकिन आप लोग देख सकते हो कि पोजीशन स्टैटिक, यहाँ पर आप लोगों का यकीनन यही क्वेश्चन होगा, सर पोजीशन स्टैटिक क्यों लगाई आपने। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जो भी आप एलिमेंट लेते हैं, चाहे वो डिव है, स्पैन है, टेबल है, फॉर्म है, इनपुट है, बटन है, कुछ भी लेते हैं तो उसकी जो डिफॉल्ट पोजीशन होती है वो होती है पोजीशन स्टैटिक। सही है, अच्छा।
अब यहाँ पर मैं जरा इसको, अच्छा, पोजीशंस के साथ ना हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज भी आती हैं, सही है, जिसको हम कहते हैं टॉप, सही है, और इसी तरीके से एक होती है लेफ्ट, इसी तरीके से एक होती है राइट, इसी तरीके से एक होती है बॉटम, यानी टॉप राइट लेफ्ट बॉटम, सही है। और इसी के रेलिवेंट एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है जी इंडेक्स, सही है। तो इन 5 प्रॉपर्टीज को भी हम समझेंगे कि ये 5 प्रॉपर्टीज का क्या किरदार है। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को ना एक बिल्कुल बेसिक सी चीज बताता हूँ। हमारे पास सीएसएस में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका ताल्लुक होता है उनके चिल्ड्रन से, सही है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इस चीज को, खास तौर पे जब हम फ्लेक्स पढ़ रहे होंगे, फ्लेक्स बॉक्स, तब मेरे इस चीज को लेकर आपका ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हमारे पास सबसे पहले एक चीज होती है वो प्रॉपर्टीज जिनका इम्पैक्ट उनके चिल्ड्रन के ऊपर पड़ता है, और एक प्रॉपर्टी वो होती है जिनका इम्पैक्ट इटसेल्फ उसी एलिमेंट के ऊपर पड़ता है, सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कलर की प्रॉपर्टी लेते हैं, कलर रेड करते हैं, सही है, तो उसका इम्पैक्ट जो है उस एलिमेंट पे पड़ता है। अच्छा, ये ऐसी भी प्रॉपर्टीज होती है जिसका इम्पैक्ट उसके ऊपर भी पड़ता है और उसके चिल्ड्रन के ऊपर भी साथ साथ पड़ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी कलर की एग्जाम्पल दी कि जब आप किसी एलिमेंट को कलर देते हैं तो उसका इम्पैक्ट उस एलिमेंट के ऊपर भी होता है, उसका इम्पैक्ट उसके चिल्ड्रन के ऊपर भी होता है। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसका इम्पैक्ट उस एलिमेंट के इटसेल्फ उसी के ऊपर होता है, ना उसके पेरेंट्स से उसका कोई लेना देना होता है, ना उसके चिल्ड्रन से उसका कोई लेना देना होता है। पोजीशंस जो प्रॉपर्टी है, ये उन प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी है जिसका ताल्लुक एलिमेंट से लिंक रखता है। खास तौर पे पोजीशन की चंद प्रॉपर्टीज, सारी पोजीशंस थी, चंद पोजीशंस, सही है, पोजीशंस की चंद वैल्यू जिसका ताल्लुक सिर्फ उसके एलिमेंट से होता है। अच्छा, अ, इसके अलावा हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिसका ताल्लुक उस एलिमेंट के ऊपर नहीं होता लेकिन उसके चिल्ड्रन के ऊपर होता है। लाइक अगर आप जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, हम इसको मजीद डिटेल में फ्लेक्स बॉक्स के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन आप किसी एलिमेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स दें तो एलिमेंट इटसेल्फ कुछ यूनिक बिहेवियर नहीं करता, वो एज अ ब्लॉक ही चल रहा होता है, लेकिन वो अपने चिल्ड्रन को इम्पैक्ट कर देता है, सही है। इसको हम मजीद डिटेल में फ्लेक्स बॉक्स के अंदर पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हम पोजीशंस को कवर करते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा कि हम पोजीशन में पोजीशन स्टैटिक जो यूज करते हैं वो बेसिकली कुछ तो इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन पोजीशन स्टैटिक क्यों इंट्रोड्यूस की गई है उसका मैं आप लोगों को अभी आगे चल के बताता हूँ। अच्छा, अभी पोजीशन स्टैटिक दी मैंने, और इसी के साथ मैंने इसको मैं सेव करके इसको रिफ्रेश करूँ तो मैंने यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि टॉप लेफ्ट बॉटम राइट सब 0 0 किया, जी इंडेक्स भी 0 किया, कुछ भी नहीं, सही है। तो यहाँ तक तो कुछ मतलब आप लोगों को भी मुझे यकीन है कुछ समझ नहीं आया होगा। अ, बिल्कुल जैसा हमने विद हाइट ली थी और बॉक्स लिया था और बॉर्डर दिया था, उसके अलावा यहाँ पर हमें कोई चेंज नजर नहीं आ रहा, सही है। लेकिन अब हम आगे चलते हैं रिलेटिव के ऊपर। तो यहाँ तक रिलेटिव को अगर मैं यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर मैं पोजीशन को दे दूँ रिलेटिव, सही है, पोजीशन रिलेटिव। अच्छा, मैं जब पोजीशन रिलेटिव दे रहा हूँ तो अभी भी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो आप लोग बोल रहे होंगे सर ये कैसा फजूल टॉपिक है जिसका इंटरव्यू में क्वेश्चन भी होता है और यहाँ पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। लेकिन अब मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करता हूँ। फर्दर इससे पहले मैं यहाँ पर एक और एलिमेंट लेता हूँ जिसको हम कहेंगे पोजीशन पैरेंट। अच्छा, अभी यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं स्टाइल कर रहा, लेकिन यहाँ पर मैं एक डिव ले लेता हूँ पोजीशन पैरेंट और उसको इसमें रैप कर देता हूँ। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर ना पोजीशन रिलेटिव दी है, तो ये जो 5 प्रॉपर्टीज है इसको अपने जहन में याद रख रहे, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम और जी इंडेक्स, ये वो 5 प्रॉपर्टीज हैं जो कि तब तक नहीं चलती जब तक आपके एलिमेंट पे पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन फिक्स
पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन स्टिकी। ये चार प्रॉपर्टीज जब तक आप किसी एलिमेंट पे नहीं देंगे, ये प्रॉपर्टीज काम नहीं करती। सही है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब तक आप रिलेटिव किसी भी एलिमेंट को पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन फिक्स, पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन स्टिकी, ये चार प्रॉपर्टीज आप तक किसी एलिमेंट को नहीं देंगे, ये पांच प्रॉपर्टीज में से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं चलेगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे। मैंने लेफ्ट लिखा और लेफ्ट के आगे मैंने बोल दिया 50 पिक्सल। सही है, तो अब ये देखें, जब मैंने लेफ्ट को 50 पिक्सल दिया तो यहाँ पर इसने 50 पिक्सल का लेफ्ट से स्पेस दे दिया। मैं इसको 500 कर देता हूँ, तो ये 500 पिक्सल का इसने लेफ्ट से स्पेस ले लिया। ठीक है, अच्छा अच्छा, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई जब हम इसको मार्जिन लेफ्ट दे सकते थे, यहाँ पर अगर मैं चलो यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल देता हूँ, सही है, और यहाँ पर मैंने लेफ्ट पे 500 करता हूँ ताकि आप लोगों को ना थोड़ा फील भी हो कि हाँ यार वाकई कुछ हिल भी रहा है। सही है, अब ये देखो, अब मैंने लेफ्ट 500 दिया और मार्जिन लेफ्ट 500 दिया, तो इसने क्या किया, इसने तकरीबन 1000 पिक्सल का लेफ्ट से स्पेस ले लिया। सही है, इसकी एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को दिखाऊं कि अगर मैं लेफ्ट 1 कर देता हूं, तो ये आप चेक कर रहे हो कि इसने 500 पिक्सल का गैप लिया। अगर मैं इधर 1000 करता हूँ मार्जिन लेफ्ट, तो ये मतलब मैं जो काम मार्जिन से कर सकता हूँ, तो फिर मुझे भाई ये टॉप बॉटम राइट लेफ्ट इनकी क्या जरूरत है। क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल बनता है कि सर जब हम मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम से एक चीज अचीव कर सकते हैं, तो फिर हमें ये टॉप बॉटम राइट लेफ्ट की क्या जरूरत है। सही है, इसी इसी चीज को समझाने के लिए मैंने आप लोगों को एक पैरेंट एलिमेंट, अच्छा इसको हम कर देते हैं ब्लैक, और यहाँ पर हम इसकी भी विड्थ दे देते हैं 200 ताकि सही से नजर आए। सही है, अच्छा अच्छा, उसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक और चिल्ड्रन ले लेता हूँ। अब मेरे पास दो चिल्ड्रन है, सही है, और मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ 200 पिक्सल। ये मेरा क्या है यार, इसको बंद कर देता हूँ ताकि इसको 200 पिक्सल से हटा देता हूँ ताकि ये कम से कम सामने तो जाए। ठीक है, हमें इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को एक अलाइन तो नजर आए। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास दो डिव्स हैं। मेरे पास यानी कि एक पेरेंट एलिमेंट है पोजीशन पेरेंट, उसके बाद मेरे पास दो चाइल्ड आ रहे हैं जो कि पोजीशन और पोजीशन है। ये मेरा एक एलिमेंट है, ये मेरा दूसरा एलिमेंट है। सही है, तो यहाँ पर जब मैं मार्जिन लेफ्ट दे रहा हूँ इसको, यहाँ पर जब मैं इसको मार्जिन लेफ्ट दे रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने लेफ्ट से एक 50 पिक्सल का गैप लिया। ऑब्वियसली इस चाइल्ड ने भी अपने ऊपर 50 पिक्सल का गैप लिया। सही है, तो हमारा टोटल जो विड्थ बनी वो कितनी, मतलब टोटल स्पेस कितना बना, 200 200 400, और हमने यहाँ पर तकरीबन ये 800 800 800 का तकरीबन इसने एरिया कवर किया। अगर मैं यहाँ पर 800, अच्छा वो बॉक्स साइजिंग नहीं है ना, ये हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था बॉर्डर के हवाले से, तो ये भी आप लोगों को मजीद क्लियर हुआ होगा। सही, अच्छा अब क्या मसला है, डिबग करते हैं इसको। बॉक्स साइजिंग है 200 पिक्सल की विड्थ है, दो एलिमेंट है मेरे पास, तो दो एलिमेंट तकरीबन 400 पे हो गए, और मार्जिन लेफ्ट मैंने 200 पिक्सल का दिया,
तो ये आज से बंद तो सही रहा मेरा, फिर क्या मसला है? चलो इसको हम बाद में डिबग करेंगे। कुछ बेसिक सी मिस्टेक ही होगी। आ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि जब मैं इसको 200 पिक्सल का गैप दिया तो इसने इस तरीके से बिहेव करना शुरू कर दिया। और इसने क्या किया, अपने ये वाला एलिमेंट भी खिसका और उसके साथ साथ ये वाला एलिमेंट भी खिसका। सही है। अच्छा, इसी को हम करते हैं अब मार्जिन राइट। सही है। तो आप लोग देख सकते हो कि सेम बिहेवियर कर रहा है, लेकिन अब मैं इसको दिखाता हूँ लेफ्ट करके। सही है। लेफ्ट एलिमेंट, सॉरी, इसको मैं लेफ्ट करके दिखाता हूँ। आप लोगों को चेंज सा फील हुआ है यहाँ पर कि जब मैंने यहाँ पर इसको मैं 200 पिक्सल करता हूँ ताकि मजीद आपको कुछ बिहेवियर चेंज नजर आया? सही है। तो जब मैं मार्जिन दे रहा था यहाँ पर, मार्जिन लेफ्ट 200 पिक्सल, मैं इसको दोबारा बंद करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर, ये देखिए जब मैं मार्जिन दे रहा हूँ तो इसने क्या किया, अपने लेफ्ट से 200 पिक्सल का गैप लिया और इसी तरीके से इसने भी अपने लेफ्ट से 200 पिक्सल का गैप लिया। हुआ क्या, अब मैं दोनों को बंद कर देता हूँ। सही है। हमारा जो एक चिल्ड्रन है उसकी पोजीशन है यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर से, और उसका जो एंड हो रहा है वो 200 पिक्सल के बाद एंड हो रहा है। इसी तरीके से हमारा सेकंड चिल्ड्रन है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट ही उसका कितना है, 200 पिक्सल के बाद है। सही है। और उसका एंडिंग पॉइंट जो है वो 400 पिक्सल पे एंड हो रहा है। सही है। अच्छा, जब मैं मार्जिन लेफ्ट दे रहा हूँ उसको 50 पिक्सल का, तो इसने क्या किया, अपना स्टार्टिंग पॉइंट 50 पिक्सल के बाद शुरू किया और एंडिंग जो अपना 250 पे खत्म किया। इसी तरीके से इसने अपने सिबलिंग को फर्दर पुश किया। सही है। इसने अपने सिबलिंग को फर्दर पुश किया और उसने क्या किया कि भाई उसने अपना स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 300 से शुरू किया और अपना जो एंड है वो 500 पे एंड किया। सही है। इसको शायद, मुझे हो सकता है आप लोगों को अभी मजीद क्लियर ना हो रहा हो, इसकी मैं एग्जांपल से ना अभी आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट चाइल्ड है। सही है। मैं 1 लिखता हूँ। सही है भाई। मैंने 1 लिखा और मैंने उस, सॉरी, मैं 2 लिखता हूँ, 2 वाली पे ज्यादा सही समझ में आ रहा है। ये 2 लिखा मैंने। सही है। और ये मेरा 1, दोनों पे देख लेते ना। सही है भाई। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं भाई बोलता हूँ मार्जिन राइट। सही है। मार्जिन राइट मैंने, सॉरी, मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन लेफ्ट मैंने क्या किया, 50 पिक्सल। ये जो 1 है मैंने इसको बोला मार्जिन लेफ्ट। अच्छा, अभी ये देखें, मैंने 1 को जब मार्जिन लेफ्ट किया था ना, 1 को जब मैंने लिखा मार्जिन लेफ्ट, तो इसने क्या किया, 1 तो मूव हुआ ही हुआ, उसने साथ में अपने सिबलिंग को भी मूव किया। सही है। अब ये देखिए यहाँ पर जब मैं इसको 200 पिक्सल दूंगा तो ये देखें, 1 तो मूव हुआ, उसने 200 पिक्सल मूव किया अपने, लेकिन उसने अपने साथ साथ अपने भाई को भी मूव किया। सही है। तो मार्जिन लेफ्ट से हमें क्या समझ आया कि जब हम मार्जिन लेफ्ट देते हैं तो वो पूरा पुश करता है इस तरीके से, मतलब एक लाइन है, फॉर एग्जांपल एक लाइन में सब खड़े हैं। सही है। तो जो लाइन में एक एक बीच से या पहले बंदे ने जोर से अपना पीछे धक्का दिया तो क्या वो पूरी लाइन एक साथ खींचती हुई चली गई। मतलब अगर एक बंदा पीछे हो रहा है तो फिर पूरी लाइन पीछे हो रही है। सही है। तो मार्जिन इस तरीके से काम करता है। लेकिन लेफ्ट के केस में देखें क्या होगा। लेफ्ट के केस में क्या हुआ, मेरा 1 जो है वो 2 के पीछे चला गया। अब आपको मैं यहाँ पे ना मजीद दिखाता हूँ कि जब मैं इसको 1 को 400 करूंगा ना, देखें, अब 1 को मैंने बोला भाई अपना लेफ्ट जो है वो 400 कर दो। सही है। 400 लेफ्ट से स्पेस ले लो। तो उसने अपनी पूरी लाइन पुश नहीं करी, वो भाई साहब थोड़ा साइड पे हुए और पीछे चले गए। सही है। तो लेफ्ट और मार्जिन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया।
कि मार्जिन क्या करता है, पूरी जो सिबलिंग की लाइन होती है वो सबको पुश करता है। अगर आप एक एलिमेंट को मार्जिन लेफ्ट देते हैं तो वो मार्जिन लेफ्ट का मतलब ये होता है कि भाई जो, अगर मैं पहले एलिमेंट को मार्जिन लेफ्ट दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये कि मैं पूरी लाइन को साथ में खिसकाना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर एलिमेंट को किसी वजह से लेफ्ट स्पेस देना और आप चाहते हो कि मेरे बाकी एलिमेंट पे कोई इम्पैक्ट ना आए, तो आप पोजीशन रिलेटिव देंगे उसको। आप बोलेंगे आप पोजीशन रिलेटिव हो और अपना लेफ्ट जो है वो 200 पिक्सल से स्पेस ले लो। सही है, तो पोजीशन रिलेटिव। अच्छा आप देखें, अब मैं इसको स्टैटिक कर देता हूँ। मैंने जब पोजीशन स्टैटिक किया ना तो मेरा लेफ्ट टॉप राइट बॉटम कुछ भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि डिव की डिफॉल्ट स्टेट जो होती है वो पोजीशन स्टैटिक होती है। और पोजीशन स्टैटिक जब होती है तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हमारे को राइट टॉप बॉटम लेफ्ट और जी इंडेक्स देने के लिए इन चार में से किसी एक प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। सही है, एक दफा और रिपीट कर दो। हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, सही है, समझे, दो बंदे लाइन में खड़े हैं। तो हुआ क्या कि भाई हमने एक एलिमेंट को बोला, अभी हम पोजीशन भी बंद कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हमें अगर लेफ्ट से स्पेस चाहिए 200 पिक्सल का, हमें लेफ्ट से स्पेस चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम मार्जिन उसके लिए यूज करते हैं, मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल का चले स्पेस चाहिए। तो जब मैं मार्जिन लेफ्ट देता हूँ तो वो क्या करता है, वो अपना पुश करता है मार्जिन, मतलब स्पेस जो है वो 50 पिक्सल पुश करता है। अभी क्योंकि मैंने कॉमन एक क्लास पे लगाया, दोनों पे एक ही कॉमन क्लास है, तो दोनों 50 पिक्सल का स्पेस ले रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें कि मैं अगर वन वाले पे भी मार्जिन लेफ्ट लगाता हूँ तो वो क्या करता है, 50 पिक्सल का लेफ्ट से स्पेस लेता है, लेकिन अपने सिबलिंग को भी बोलता है कि भाई मैं पीछे हो रहा हूँ, तुम भी थोड़ा पीछे हो जाओ। तो वन पीछे हुआ तो उसके साथ साथ टू भी पीछे हो गया। अच्छा, लेकिन मैं चाहता हूं कि यार टू अपनी जो है पोजीशन जो है वो ना छेड़े। अगर लेकिन वन जो है वो लेफ्ट से थोड़ा सा स्पेस ले, लेकिन टू की जो पोजीशन है वो वहीं रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट को पोजीशन रिलेटिव देते हैं, पोजीशन रिलेटिव, और फिर हम उसको बोल देते हैं लेफ्ट 50 पिक्सल। और फिर मार्जिन लेफ्ट नहीं देते, फिर हम जस्ट लेफ्ट देते हैं। तो वो क्या करता है, वो एलिमेंट, वो जो अपना सिबलिंग है उसको पुश नहीं करता, वो जस्ट इट सेल्फ अपने आप को क्या कहते हैं लेफ्ट से पुश कर देता है। यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अजीज समझ आए कि हुआ क्या। सही है, ये हमारा टू जो है वो ब्लैक है। तो आई होप आप क्लियर हो गया होगा, मार्जिन लेफ्ट और नॉर्मल लेफ्ट, और यही चीज मार्जिन टॉप और नॉर्मल टॉप में भी होती है, यही चीज राइट और मार्जिन राइट में होती है, और यही चीज मार्जिन बॉटम और नॉर्मल बॉटम में। ठीक है, तो राइट टॉप बॉटम लेफ्ट इस तरीके से बिहेव करते हैं। और लेफ्ट टॉप बॉटम राइट, इन चार प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग जी इंडेक्स, जिसको मैं अभी आगे बताने लगा हूँ कि जी इंडेक्स क्या होता है, ये बगैर पोजीशन रिलेटिव के नहीं चलते। अगर मैं इस पोजीशन रिलेटिव को स्टैटिक कर दूं या इस पोजीशन को हटा ही दूं तो मेरा लेफ्ट की प्रॉपर्टी जो है वो नहीं चलेगी। इसी तरीके से टॉप की भी नहीं चलेगी, इसी तरीके से राइट की भी नहीं चलेगी, इसी तरीके से बॉटम की भी नहीं चलेगी। सही है, तो ये डिफरेंस है मार्जिन लेफ्ट और नॉर्मल लेफ्ट, मतलब, और इसी तरीके से बाकी डायरेक्शंस का। अच्छा, हम यहाँ पर हम मजीद इसको फर्दर आगे चलते हैं। अच्छा, मैं डिफॉल्ट में ही ना पोजीशन रिलेटिव दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर होता रहे। अच्छा, अब हमारे को डिफरेंस समझ में आ गया भाई, मार्जिन और नॉर्मल लेफ्ट में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन अब हमारे पास एक केस है। आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर 50 पिक्सल लेफ्ट दिया, इसी तरीके से मैं 200 पिक्सल का चलो लेफ्ट दे देता हूँ, लेकिन मेरा येलो वाला बॉक्स ना पीछे चला गया, या मैं चलो 100 दे देता हूँ। सही है, वो येलो वाला जो है वो उसके पीछे चला गया। अब मैं इसको ऊपर लेकर आना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ यार अगर वो लेफ्ट से स्पेस लेना तो ब्लैक वाला पीछे चले जाए, येलो वाला ऊपर आ जाए। सही है,
तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जी इंडेक्स की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है 0। वैसे तो इनिशियल होती है, लेकिन मैं उसकी स्टेट बता रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट ये होता है, पहले जी इंडेक्स समझ लें। जी इंडेक्स क्या है? मैं वन को, हमारा वन क्या है, पीछे जा रहा है ना, ब्लैक वाला ऊपर है, वन जो है वो पीछे है। मैंने इस वन को बोला जी इंडेक्स वन, तो मेरा येलो वाला ऊपर आ गया। सही है। इसी तरीके से आप देखें, मैजिक देखें, मैं जी इंडेक्स टू कर दूं तो मेरा ब्लैक वाला ऊपर आ जाएगा। फिर मैं वन वाले को थ्री कर दूं तो वो ऊपर आ जाएगा। जी इंडेक्स समझ में आ गया आप लोगों को कि भाई जिस एलिमेंट की जी इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी वो एलिमेंट ऊपर आएगा। अगर मार्जिन क्या करता है, मार्जिन क्योंकि पुश कर देता है तो वो कभी भी ओवरलैप नहीं हो रहे होते। लेकिन लेफ्ट टॉप बॉटम राइट में क्या होता है, चीजें ओवरलैप होती हैं, पॉसिबल होते हैं, 100% चांसेस होता है कि वो ओवरलैप करेंगी चीजें। तो ओवरलैप जब चीजें करती हैं तो फिर जाहिर है हमारे पास केसेस आते हैं कि भाई जब ये चीज ओवरलैप करे तो नीचे वाली चीज ऊपर आए या ऊपर वाली चीज नीचे आए। सही है। तो फिर हम उसको मैनेज करते हैं जी इंडेक्स से। सही है। अच्छा, ये जी इंडेक्स। अच्छा, अब हमारे पास आता है कि यार डिफॉल्ट जी इंडेक्स क्या है, जी इंडेक्स कैसे, डिफॉल्ट में जी इंडेक्स कैसे काम करती है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता चलूं कि जो एलिमेंट जो एलिमेंट नीचे होगा HTML स्ट्रक्चर के अंदर, सही है, जैसे हमारे पास यहाँ पर टू टू वाली जो डिव है वो नीचे है और वन वाली जो डिव है वो ऊपर है। सही है। तो क्या हुआ भाई, हमारे पास टू वाली बाय डिफॉल्ट ऊपर आएगी, यानी कि बाय डिफॉल्ट उसका जी इंडेक्स वैल्यू ना अपने प्रीवियस वाले से ज्यादा होगा। सही है। इसको मजीद समझ लेते हैं। अगर मैं इसको टू वाले को ऊपर ले गया HTML में, वन वाला नीचे। सही है। ओ ओ, क्या गड़बड़ की मैंने। अच्छा, हाँ, सही है। इस तरह कर लेते हैं। ये देखें, अब मैंने क्या किया, अब देखें हमारा टू वाला जो है वो ऊपर है और वन वाला नीचे है, तो अब क्या हुआ, अब येलो वाला ऊपर आ रहा है। तो HTML में अगर आप कोई भी जी इंडेक्स नहीं दें तो एक्सपेक्टेड ये होता है कि HTML स्ट्रक्चर के अंदर जो एलिमेंट नीचे होगा वो बाय डिफॉल्ट ऊपर आएगा। तो हमें नॉर्मली जी इंडेक्स हमेशा अपने प्रीवियस वाले को देनी पड़ जाती है। सही है। तो इतना क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर हो गया? जी इंडेक्स समझ में आया किस तरीके से चलता है? अच्छा, जेड इंडेक्स को समझाने के लिए अगर मैं आपको सादे अल्फाज में समझाऊं तो हमारे पास बेसिकली तीन डायमेंशन होती हैं फिजिक्स में, एक्स वाई और जेड। तो एक्स हमारा हॉरिजॉन्टल, वाई हमारा वर्टिकल हो जाता है, और थर्ड इंडेक्स जो होता है हमारा जेड एक्सिस होता है बेसिकली। तो जेड इंडेक्स बेसिकली जेड एक्सिस पे वर्क करता है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। डायमेंशंस अगर आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़े तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि जी इंडेक्स का मतलब क्या है। सही है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया बिल्कुल? इसको फर्दर मजीद डिटेल में पढ़ता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर भाई मैं मजीद दो एलिमेंट ले लूंगा। मेरे पास ये जो है, इसको बिल्कुल तरीके से कर लेते हैं। वन, वन बी, सही, और ये मेरा टू बी। इसी तरीके से ये मेरा वन ए और इसी तरीके से टू। अच्छा भाई, मेरे पास दो रो है, एक वन ए है और एक वन बी है। अच्छा, ये थोड़ा सा इसको नजर नहीं आ रहा हूँ आपको। सही है। अब हमारे पास एक नए किस्म का केस है। वो क्या कि जी इंडेक्स, अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई हम जिसको ज्यादा दे देंगे वो उसके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। वो मतलब अगर एक वन के केस में हमारे पास अगर जी इंडेक्स ज्यादा है और इसको हम जी इंडेक्स जीरो दे दें, सही है, तो क्या होगा कि जब मार्जिन लेफ्ट की प्रॉपर्टी चलेगी
तो ओ सॉरी, मार्जिन लेफ्ट बोल रहा, नॉर्मल लेफ्ट की जब प्रॉपर्टी चलेगी तो वो क्या करेगा, उसको ऊपर लेकर आ जाएगा। सही है? जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो वन एडिट कर देता हूँ इसको। अभी मैंने वन को जी इंडेक्स वन दिया, टू को मैंने जी इंडेक्स जीरो दिया, तो मेरा टू जो है वो पीछे है और वन वाला जो है वो ऊपर है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास पेरेंट वन और मेरे पास यहाँ पर पेरेंट टू, इसमें भी तो ये चीजें हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है भाई। यहाँ पर हमारे पास ये भी हो सकता है। मैं यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव देता हूँ। सही है भाई? अच्छा, अब मजेदार चीज देगा, अब मैं इसको टॉप से -50 पिक्सल दे देता हूँ। तो अब क्या होगा मेरा, क्या हुआ यहाँ पर, कुछ समझ आया आप लोगों को? इसको इस तरीके से समझ लें कि पेरेंट वन जो है उसके अंदर जो मेरे पोजीशन में सही है, उसका जो बॉर्डर है वो ब्लू कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ब्लू नजर नहीं आ रहा तो चलो बॉर्डर की विड्थ बढ़ा देते हैं, बॉर्डर 5 पिक्सल का कर देते हैं। पिक्सल सॉलिड, चलो ज्यादा नहीं होगा। सॉलिड और ब्लू, सही है? तो अभी क्या हुआ यहाँ पर, अभी आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया, मैंने पोजीशन पेरेंट पे क्या किया, मैंने बोला भाई जो पोजीशन है, अच्छा ये आप लोग देख रहे होगे कि मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट में क्लासेस दी हैं पोजीशन पेरेंट, तो उसने क्या किया, दोनों को नेगेटिव में लेकर गया। सही है? दोनों नेगेटिव में गए, बल्कि दोनों को नेगेटिव में नहीं लेके आते हैं, पेरेंट टू को सिर्फ नेगेटिव में लेके आते हैं ताकि आप लोगों को नजर भी तो आए। तो वो क्या था, ऊपर से हटा देता हूँ। ठीक है भाई, ये मेरा पेरेंट था। सही है? पेरेंट टू, इसको मैंने क्या किया, माइनस में 50 पिक्सल किया। तो पेरेंट टू क्योंकि नीचे आ रहा था, तो जैसे हमने अभी तक पढ़ा कि भाई जो चीज नीचे होती है वो हमेशा ऊपर आती है। अच्छा, मैंने बॉर्डर जो ब्लू बॉर्डर दिया वो पेरेंट वन के चिल्ड्रंस पे दिया। सही है? तो हुआ क्या, बिल्कुल एक्सपेक्टेड चल रहा है कि भाई जिस तरीके से पेरेंट जो एलिमेंट नीचे आता है वो उसी एलिमेंट के उस एलिमेंट का जी इंडेक्स बाय डिफॉल्ट ज्यादा होता है, तो वो हमेशा ऊपर आता है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ से ना इनका ये बाय डिफॉल्ट पेरेंट वन के अंदर जो वन है, सही है भाई, पेरेंट वन के अंदर जो वन है, यार मैं इसको हटा देता हूँ ताकि एक जैसे हो तो समझ में आए ना यार। ये भी हटा देता हूँ लेफ्ट। सही। और ये मेरा पेरेंट वन के अंदर वन और पेरेंट टू के अंदर टू। अच्छा, इसको हम ग्रुप सिलेक्ट में भी कर सकते हैं, इस तरह कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम लोगों का टाइम लग रहा है इन चीज़ों को समझने में, लेकिन ये आप लोगों को आगे फर्दर हेल्प करेगा। अच्छा, ये देखें, मैंने यहाँ पर किसी भी पेरेंट एलिमेंट पे ना जी इंडेक्स नहीं दिया है, देख रहे हैं आप लोग? किसी भी पेरेंट एलिमेंट पे, ये देखिए, ये भी मेरा पोजीशन पेरेंट था, यहाँ पे भी मैंने कोई जी इंडेक्स नहीं दिया। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई पेरेंट वन के अंदर जो वन है यानी कि ये, और इसी तरीके से पेरेंट वन के अंदर जो टू है यानी कि ये, या दूसरे लफ्जों में हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, पोजीशंस, और उसका मैंने क्या कर दिया, जी इंडेक्स वन कर दिया। तो हुआ क्या कि पेरेंट टू भले नीचे है, लेकिन क्योंकि मैंने बोला पेरेंट वन के अंदर जो पोजीशन है उसका जी इंडेक्स वन कर दो, तो हुआ क्या, ये क्योंकि जी इंडेक्स जीरो पे थे बाय डिफॉल्ट, ये नीचे भले नीचे आ रहा हो, लेकिन क्योंकि पेरेंट वन के बच्चों के ऊपर हमने जी इंडेक्स वन दिया है तो वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ऊपर आ गया।
क्लियर हो गया ये मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि अगर एक एलिमेंट भले वो बॉटम पे आ रहा हो, लेकिन अगर उस पर कोई जेंटेक्स नहीं है और पहले वाले के बच्चों पे जेंटेक्स लगा हुआ है तो वो बाय डिफॉल्ट ऊपर आ जाएगा। अच्छा, मैंने कुछ चेंजेस किए हैं तो मुझे फील हो रहा था कि थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है बॉक्सेस को लेके, तो मैंने थोड़े स्टाइल्स चेंज कर दिए ताकि विजिबिलिटी थोड़ी सी क्लियर हो। ठीक है, अभी मैंने स्टाइल लेआउट थोड़ा सा चेंज किया है, अभी आप लोगों को मजीद क्लियर होगा कि उस इंडेक्स किस तरीके से चलता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ चीज़ों को। टॉप राइट बॉटम लेफ्ट और मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट के डिफरेंस आप लोगों को पता चल जाए। सही है, टॉप जो है वो अपनी प्लेस को नहीं छोड़ता लेकिन स्पेस ले लेता है, जबकि मार्जिन जो है वो अपनी स्पेस भी छोड़ता है और क्या कहते हैं खुद को पुश करके अपने सिबलिंग्स को भी पुश करता है। सही है, तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। और इसी तरीके से पीछे पड़ा कि हम टॉप बॉटम राइट लेफ्ट विदाउट पोजीशंस नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, लेकिन टॉप बॉटम राइट लेफ्ट से हमारे पास एक इशू भी आता था ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग के बारे में हमने पढ़ा कि उसको रिजॉल्व करने के लिए हम जी इंडेक्स यूज करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज और रिपीट कर दूं कि जी इंडेक्स भी विदाउट पोजीशन नहीं चलती, जिस तरीके से टॉप बॉटम राइट लेफ्ट नहीं चलता। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। अच्छा, इसके अलावा हमने एक चीज और पढ़ी थी कि डिफॉल्ट जी इंडेक्स इस तरीके से बिहेव करता है कि जो एलिमेंट HTML में नीचे की तरफ होता है स्ट्रक्चर के अंदर, वो बाय डिफॉल्ट अपने प्रीवियस वाले एलिमेंट से ओवरलैप करता है। सही है, अब इसी चीज यहीं से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास कुछ स्टाइल्स हैं, ये मैंने ऊपर डिफॉल्ट स्टाइल्स रखे हुए हैं, उनको वैसे ही रहने देते हैं। अब हम जो है वो फर्दर आगे चलते हैं। पेरेंट टू को हम ले लेते हैं। सही है, पेरेंट टू हमारा कौन सा है, ये पर्पल बॉर्डर वाला, ये आप लोग देख सकते हो बॉर्डर 10 पिक्सल पर्पल। इसको मैं टॉप जो है इसका नेगेटिव में लेकर जाता हूँ 50 पिक्सल। तो ये क्या करेगा, आप लोग देख सकते हो कि इसने अपने ग्रीन वाले से जो कि पेरेंट वन है उसके ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि पेरेंट टू जो है हमारा वो नीचे है। सही है, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि पेरेंट टू जो है वो अपने प्रीवियस वाले पेरेंट वन से यानी कि अपने प्रीवियस सिबलिंग से ओवरलैप कर रहा है। सही है भाई, यहाँ तक हम सबको क्लियर हो जाना चाहिए था। यहाँ से मैं ये इंडेक्स हटा देता हूँ। सही है, तो आप लोग देख सकते हो कि पेरेंट टू के जितने भी इंक्लूडिंग चाइल्ड पेरेंट वन से ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि पेरेंट टू ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि वो नीचे है। इस चीज को मैं रिपीट करा दूं कि अगर मैं पेरेंट टू को स्ट्रक्चर में ऊपर ले जाऊं तो अब होगा ये कि पेरेंट यहाँ पर मैं इसको पेरेंट वन क्योंकि अब नीचे है और मैं इसको नेगेटिव लेकर आऊंगा, तो अब क्या होगा, पेरेंट वन मेरा ओवरलैप करेगा क्योंकि पेरेंट वन HTML में नीचे है। अच्छा, एक चीज आप और नोट करें कि पेरेंट तो पेरेंट साथ में उसके चाइल्ड भी ओवरलैप कर गए। सही है, तो यहाँ पर मैं दोबारा पेरेंट टू को उसकी एक्चुअल पोजीशन पे लेकर आता हूँ। आप लोग देख सकते हो कि पेरेंट टू क्योंकि पेरेंट टू नीचे है पेरेंट वन से, तो हुआ ये कि उसके जो चाइल्ड थे वो भी पेरेंट वन के चाइल्ड से ओवरलैप कर रहे हैं। सही है, तो डिफॉल्ट में क्या होगा कि अगर आप कोई भी जे इंडेक्स किसी को प्रोवाइड नहीं करते तो वो जो सेकंड एलिमेंट से अगर वो नीचे होगा तो वो अपने प्रीवियस वाले से ओवरलैप कर जाएगा। अब यहाँ पर हम थोड़े केसेस पढ़ते हैं। सही है, अब यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा केसेस आने शुरू होंगे, इसको आप लोगों को गौर से समझना। सबसे पहले तो हम वही चीज दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि भाई मेरा पेरेंट टू जो है वो पेरेंट वन से ओवरलैप कर रहा है। तो अगर मैं पेरेंट वन को जी इंडेक्स वन दे दूंगा तो क्या होगा, पेरेंट वन और उसके चिल्ड्रन दोनों पेरेंट टू और उसके चिल्ड्रन से ओवरलैप कर जाएंगे। ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए। सही है, इसी तरीके से मैं पेरेंट टू को अगर टू जी इंडेक्स टू दे दूंगा तो ऑब्वियसली क्योंकि पेरेंट टू का जी इंडेक्स टू है तो उसने क्या किया, अपने चिल्ड्रन से ओवरलैप करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर मैं हम पेरेंट को कोई जी इंडेक्स नहीं देते तो फिर क्या होगा,
अगर हम किसी पेरेंट को जी इंडेक्स नहीं देते और डायरेक्ट किसी चाइल्ड को जी इंडेक्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास क्या हो रहा है, पेरेंट 2 नीचे है तो वो नीचे होने की वजह से ओवरलैप कर रहा है। तो मैंने क्या किया, पेरेंट 1 के जो चाइल्ड है, सही है, पेरेंट 1 और उसके चाइल्ड पोजीशंस, उनको बोल दिया कि जी इंडेक्स 1। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी पेरेंट पे कोई जी इंडेक्स नहीं है, किसी भी पेरेंट पे कोई जी इंडेक्स नहीं है, लेकिन पेरेंट 1 के चिल्ड्रन पे जी इंडेक्स 1 है। तो आप देखें क्या होगा, पेरेंट 1 के जी इंडेक्स पेरेंट 2 और उसके भी सिबलिंग से ओवरलैप कर गए, सही है। अच्छा एक चीज लेकिन यहाँ पे गौर करें कि पेरेंट 2 अपने पेरेंट 1 से अभी भी ओवरलैप कर रहा है। ये देख रहे हैं आप, पर्पल बॉर्डर जो है वो ग्रीन के ऊपर आ रहा है, लेकिन पर्पल बॉर्डर भले वो ग्रीन के ऊपर आ रहा है, लेकिन ग्रीन के जो चिल्ड्रन है वो पेरेंट 2 और उसके चिल्ड्रन से ऊपर चले गए। तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हुआ क्या कि भाई पेरेंट 2 नीचे आ रहा है, पेरेंट 2 ऊपर आ रहा है, इस पे कोई जी इंडेक्स नहीं है, इन पे भी कोई जी इंडेक्स नहीं है। तो ये ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि ये नीचे आ रहा है, ये इनसे नीचे आ रहा है और इससे भी नीचे आ रहा है, सही है। लेकिन हमने क्या करा, पेरेंट 2 के जो सिबलिंग थे यहाँ पर, सिबलिंग बोल रहा हूँ, सॉरी चिल्ड्रन, ये मैंने कहा चीज किया, सॉरी, पेरेंट 1 के जो चिल्ड्रन थे, सही है, पेरेंट 1 के जो चिल्ड्रन थे उनको जी इंडेक्स 1 दे दिया। तो उसने क्या किया, वो इनसे भी और इनसे भी ऊपर चले गए, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि भाई आपका जो जी इंडेक्स है वो 1 है, बाकी सब किस जी इंडेक्स पे सीक्वेंस पे चल रहे हैं, 0 सीक्वेंस पे चल रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर की वजह से वो एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ कि यहाँ पर एक्चुअली किस तरीके से चिल्ड्रन ने बिहेव किया, या मैं रिपीट कर दूं, मुझे जल्दी से बताएं। टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स है, अगर क्लियर नहीं हुआ तो मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ, मसला नहीं। समझ आया आप लोगों को? कर देता हूँ रिपीट, ठीक है। देखें अभी मैं यहाँ पर जी इंडेक्स हटा देता हूँ। अभी क्या हो रहा था कि ये मेरा पेरेंट 1 है, सही है, ये मेरा पेरेंट 1 है और उसके अंदर दो चिल्ड्रन है। इसी तरीके से ये मेरा पेरेंट 2 है और उसके अंदर दो चिल्ड्रन। हमने क्या पढ़ा था कि जो HTML में एलिमेंट नीचे आता है वो अपने प्रीवियस वाले उससे ओवरलैप करता है अगर उस पर कोई जी इंडेक्स डिफाइंड ना हो। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। ये जो ये बेसिकली 2 1, ये जो बी हमारा एलिमेंट है, सही है, एलिमेंट बी जो है जिसके ऊपर ये पर्पल बॉर्डर है, पेरेंट 2 के ऊपर पर्पल बॉर्डर है, सही है, वो पेरेंट 1 से ओवरलैप कर रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो HTML एलिमेंट में नीचे आ रहा है। अब हमने एक और इसमें क्या चीज देखी कि भाई अगर पेरेंट 1 पे भी कोई जी इंडेक्स नहीं है और पेरेंट 1 के चिल्ड्रन पे भी कोई जी इंडेक्स नहीं है, इसी तरीके से पेरेंट 2 पे भी कोई जी इंडेक्स नहीं है, पेरेंट 2 के चिल्ड्रन पे भी कोई जी इंडेक्स नहीं है, तो हम बिहेवियर क्या देख रहे हैं कि अगर किसी भी चीज पे कोई जी इंडेक्स नहीं है तो हो ये रहा है कि नीचे वाले एलिमेंट इंक्लूडिंग चिल्ड्रन वो अपने प्रीवियस वाले एलिमेंट के इंक्लूडिंग देयर चिल्ड्रन वो ओवरलैप कर रहे हैं, सही है, जैसे पेरेंट कर रहा है वैसे ही चिल्ड्रन भी कर रहे हैं, सही है, यहां तक भी क्लियर है, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन भी वो ओवरलैप कर रहे हैं। लेकिन अब हमने थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट पैदा किया। वो कैसे ट्विस्ट पैदा किया कि पेरेंट 1 का जो कि अपने पेरेंट 2 से क्लियर वो नहीं हो रहा था, ओवरलैप नहीं हो रहा था, पेरेंट 1 पीछे आ रहा है पेरेंट 2 से, पेरेंट 2 और उसके सिबलिंग से पेरेंट 1 के चिल्ड्रन जो है वो पीछे आ रहे हैं। तो हमने कहानी में ट्विस्ट क्या किया, हमने देखा पेरेंट 1, अच्छा पेरेंट 1 जो है वो अभी पेरेंट 2 के नीचे आ रहा होगा और उसके जो बच्चे हैं वो भी नीचे आ रहे होंगे। तो हमने क्या किया, पेरेंट 1 के जो बच्चे थे ना उन पे जी इंडेक्स 1 लगा दिया। तो पेरेंट 1 जो कि पीछे था लेकिन उसके चिल्ड्रन पे जी इंडेक्स लगा दिया, तो उसने क्या किया, उसने सारे रूल तोड़ दिए। और रूल क्या तोड़े, बेसिकली यही रूल है कि जिसका जी इंडेक्स ज्यादा होगा वो ऊपर आएगा, सही है।
तो उसने क्या किया, पेरेंट वन ने, उसने अपने पेरेंट वन से भी ऊपर हो गया, वो नीचे जो चिल्ड्रन थे उससे भी ऊपर चला गया और पेरेंट टू से भी ऊपर चला गया। अब पेरेंट पेरेंट को पहले तो कंपेयर कर लेते हैं। ये मेरा पेरेंट था, ये भी मेरा पेरेंट था। पेरेंट वन ग्रीन है, पेरेंट टू पर्पल है। तो पेरेंट और पेरेंट को अगर हम कंपेयर करें तो बिल्कुल स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रहा है कि भाई पेरेंट वन पहले आ रहा है, पेरेंट टू बाद में आ रहा है। तो क्या हो रहा है, ग्रीन नीचे चला गया, पर्पल ऊपर चला गया, यानी कि पेरेंट टू ऊपर चला गया। फिर हमने देखा कि पेरेंट वन के चिल्ड्रन जो है वो पहले आ रहे हैं, पेरेंट टू के चिल्ड्रन नीचे जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि पेरेंट वन के चिल्ड्रन पे हमने जी इंडेक्स वन लगा दिया था, तो वो इन सब से ऊपर चले गए। क्यों? क्योंकि हमने जी इंडेक्स उनको अप्लाई किया है, तो पेरेंट वन के सिबलिंग को, चिल्ड्रन को जी इंडेक्स अप्लाई। तो वो उसने क्या किया, बाकी सब अपने हिसाब से चलते रहे, लेकिन पेरेंट वन के जो चिल्ड्रन है उन्होंने अपनी जगह छोड़ के वो सबसे ऊपर आ गए, क्योंकि हमने उनको स्पेसिफिकली बोला है कि तुम अब जी इंडेक्स वन के ऊपर आके रेंडर होना शुरू। अब देखो, इसी तरीके से मैं पेरेंट टू के पोजीशन को बच्चों को बोल देता हूँ। अब पेरेंट टू के जो चिल्ड्रन है मैं उनको बोल देता हूँ कि तुम्हारा जी इंडेक्स टू है, तो बिहेवियर क्या होगा? अब बताओ सबसे ऊपर कौन से चिल्ड्रन होंगे? अब सबसे ऊपर कौन सा चिल्ड्रन आएगा? मैंने पेरेंट टू के पोजीशन को जी इंडेक्स टू दे दिया, तो अब बताओ सबसे ऊपर क्या आएगा? पेरेंट टू या उसके चिल्ड्रन आएंगे? बिल्कुल, आप लोगों का सवाल का जवाब सही था, क्योंकि हमने पेरेंट टू के चिल्ड्रन को जी इंडेक्स टू दे दिया। तो हुआ क्या कि उसने देखा, पहले तो आपस में पेरेंट पेरेंट को कंपेयर करते हैं। जो पेरेंट आपस में चल रहे हैं ना, पेरेंट वन और पेरेंट टू, वो तो बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहे हैं। पेरेंट वन जो है वो नीचे आ रहा है, उसके ऊपर पेरेंट टू आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि पेरेंट टू नीचे है। फिर उसके बाद हमने पेरेंट वन के चिल्ड्रन को जी इंडेक्स वन दे दिया था, तो वो ऊपर आ गए। लेकिन फिर हमने पेरेंट टू के चिल्ड्रन को मजीद ऊपर लिया है, तो वो सबसे ऊपर आ गए। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, कि किस तरीके से आपस में इन लोगों का रिलेशन होता है। ठीक है, अब कहानी में एक और नया ट्विस्ट। सही है, कहानी में बिल्कुल नया ट्विस्ट लेकर आता। अब हमने क्या देखा, हमने देखा यार कि जब हम चिल्ड्रन को जी इंडेक्स बढ़ाते चले आ रहे हैं, पेरेंट वन के चिल्ड्रन को हमने थ्री कर देंगे तो वो और ऊपर आ जाएगा। लेकिन पेरेंट देख रहे हो, पेरेंट अपना आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, पेरेंट अपनी जगह पे वैसे ही चल रहे हैं जैसा उनको चलना चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने पेरेंट वन के चिल्ड्रन को जी इंडेक्स थ्री दे दिया। तो हमारा बिल्कुल यही होना चाहिए था भाई, कि जी इंडेक्स, जो पेरेंट वन के जो चिल्ड्रन है वो सबसे ऊपर आने चाहिए। सही है। लेकिन अच्छा, अभी आपस में अगर हम पेरेंट को कंपेयर करें तो क्या हो रहा है कि पेरेंट वन नीचे आ रहा है और पेरेंट टू ऊपर आ रहा है। तो मैंने बोला नहीं यार, पेरेंट वन जो है ना, पेरेंट वन जो है वो पेरेंट टू से ऊपर आना चाहिए। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने पेरेंट वन को जी इंडेक्स वन दे दिया। तो ये क्या हो गया, अब पेरेंट वन तो ऊपर आ गया, लेकिन पेरेंट वन में मैंने चिल्ड्रन को जी इंडेक्स थ्री दिया। पेरेंट वन के चिल्ड्रन को जी इंडेक्स थ्री दिया, लेकिन पेरेंट को तो जी इंडेक्स वन दिया। सही है। तो हुआ क्या, जब क्योंकि पेरेंट टू पे कोई जी इंडेक्स नहीं था, पेरेंट वन पे मैंने जी इंडेक्स वन दिया, तो ये आपस में तो बिल्कुल सही चल रहे हैं, आपस में तो ये बिल्कुल सही चल रहे हैं। लेकिन चिल्ड्रन को तो मैंने जी इंडेक्स थ्री दिया था, वो क्यों पीछे चले गए? वो इसलिए चले गए कि अब चिल्ड्रन जो है ना, वो अपने पेरेंट के जी इंडेक्स से ऊपर कभी भी नहीं आ सकते। ये रूल है सीएसएस। और यही इंटरव्यू क्वेश्चन है सबसे बड़ा, जो अक्सर आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चनर जो होंगे ना, वो आपको इसी तरीके से उलझाएंगे, जी इंडेक्स में ना इसी तरीके से उलझाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैंने ये बोला फरहान भाई कि पेरेंट वन को क्योंकि मैंने जी इंडेक्स वन दे दिया ना, तो अब मैं इसको चाहे 1000 भी दे दूं ना, 1 लाख दे दूं, 1000 दे दूं, वो अपने पेरेंट्स से ऊपर नहीं आएगा। उसका चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स से ऊपर नहीं आएगा। पेरेंट वन के चिल्ड्रन को मैं चाहे जितने भी अब इंडेक्स दे दूं, क्योंकि
पेरेंट की जब आपस में कम्युनिकेशन हो रही थी, पेरेंट की जब आपस में कम्युनिकेशन हो रही थी, तो उसमें उसने देखा कि भाई कि पेरेंट 1 का जी इंडेक्स पेरेंट 2 से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं पेरेंट 2 का जी इंडेक्स 2 दे देता हूँ, पेरेंट 1 का 3 दे देता हूँ। सही है, ये देखें, क्या दूसरे लफ्जों में पेरेंट 1 दे देता हूँ, सॉरी 2 दे देता हूँ, और इसको मैं 3 दे देता हूँ। और यहाँ पर देखो, अब देखो पेरेंट 2 का जी इंडेक्स 3 था, पेरेंट 2 का जी इंडेक्स 3 था। ये जो नीचे वाला पेरेंट है ना, इसका जी इंडेक्स 3 था, यानी कि इसको ऊपर आना चाहिए। पेरेंट 1 का जी इंडेक्स 2 था, यानी कि ये पेरेंट 2 से नीचे रहेगा। लेकिन मैंने पेरेंट 1 पे पोजीशन जो बच्चे हैं उस पर तो देखो कितनी सारी जी इंडेक्स दे दी, लेकिन वो अपने वालिद साहब से आगे नहीं आएगा। ये तमीजदार बच्चे हैं, सही है, ये अपने वालिद साहब का कहना मानते हैं। जब इनके वालिद साहब ने बोला कि ये अपने चचा से बड़े नहीं है, तो इनके बच्चों ने भी बोला ठीक है, जब अब्बा जान बड़े नहीं है तो हम भी आपसे बड़े, अपने चचा से बड़े नहीं हो सकते। सही है, तो वो क्या देख रहे हैं अब, आपस में तो ये कम्युनिकेशन करेंगे वैसे ही। सही है, पेरेंट 1 में आपस में तो कम्युनिकेशन चलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अब पेरेंट पेरेंट 1 के अंदर ये पोजीशन है ना, सही है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। पेरेंट 1 के अंदर डॉट 1, सही है, पेरेंट 2 का 2, सही है। अब ये देखो पेरेंट 1 के अंदर आपस में तो ये चलेंगे बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेंगे। मैं इसको 1 को 2 कर देता हूँ, 1 को 2 कर देता हूँ, और जी इंडेक्स को 1 कर देता हूँ, सही है। और 1 को मैं लेफ्ट 25%। देखो पेरेंट 1 पोजीशन 1 जी इंडेक्स 2, ये लेफ्ट से 25 दिया, वो 2 से ऊपर आ रहा है, वो 2 से ऊपर आ रहा है, सही है। मैं 1 को क्या करता हूँ भाई, मैं 1 को 100 दे देता हूँ, 2 को 50 दे देता हूँ। पेरेंट 1 पोजीशन 1, क्योंकि 100 है, क्योंकि 100 है तो वो 50 से बड़ा हुआ, लेकिन वो 100 जरूर है, लेकिन पेरेंट 1 जो था, पेरेंट 1 जो था उसका जी इंडेक्स जो है वो पेरेंट 2 से कम है। जो पेरेंट 1 के चिल्ड्रन का जी, पेरेंट 1 का जी इंडेक्स जो है वो पेरेंट 2 के जी इंडेक्स से कम है। तो वो अंदर आपस में तो एक दूसरे से बड़े छोटे होने की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन क्योंकि उनके वालिद साहब जो है वो उनके चचा से हार मान चुके हैं, वो नीचे हैं, तो ये आपस में तो इनकी गद्दी नशीनी के फटे चल, लेकिन वो उनसे अपने चचा से बड़े फिर भी नहीं होंगे। सही है, टेक्निकली आप देखें क्या हो रहा है, पेरेंट 1 पे जो पोजीशन 1 है उस पे जी इंडेक्स 100 है, ये 100 1 का 100, अगर मैं इधर जी इंडेक्स 1 दूंगा ना, तो ये 100 जो है ये 1 1 का 100 है, सही है। ये तब तक इससे ऊपर नहीं जाएंगे जब तक पेरेंट 1 का मैं 4 जी इंडेक्स नहीं दे देता। सॉरी, ये पोजीशन है, मुझे पेरेंट को देना, पेरेंट 1 कहाँ गया भाई, ये रहा 4। अब देखे सब ऊपर आ गए सर, बिल्कुल बिल्कुल फरहान यूज करें। आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो ग्रीन सर्कल के अंदर है, अगर ये इसका इंडेक्स ज्यादा होगा तभी वो पर्पल से ऊपर आएगा। आ रही है सर मेरी आवाज? बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप कहना चाह रहे हैं कि इस ग्रीन का जी इंडेक्स कम है और इसके चाइल्ड जो येलो A1 A है 2A है, इसका अगर जी इंडेक्स ज्यादा होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा पर्पल वाले क्योंकि से। इनके पेरेंट की जो आपस में कम्युनिकेशन है ना, उसमें क्योंकि पेरेंट लो है, सही है, पेरेंट लो है। अब इसकी मिसाल ऐसे देखे ना, इसकी मिसाल ऐसे दे,
इसको मैं चले आपको ना बिल्कुल बहुत अच्छी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। दोबारा से मैं इस टॉपिक को रिपीट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये यूएसए है, सही है, तो इसको हम ऐसे नाम दे देते हैं, ये यूएसए है। बिल्कुल बेहतरीन, आप लोगों को अब समझ में आएगा। और ये हम गरीब लोग हैं, पाकिस्तान, ये हम पाकिस्तानी हैं। तभी आप लोगों को ऐसा समझ में आएगा ना। अब तो बिल्कुल ऐसी एग्जांपल यूज कर रहा हूँ, सब समझ में आ जाएगा। ये पाकिस्तान है और जितने भी पेरेंट बने हैं उनको यूएसए कर देते हैं। सही है भाई। तो अभी क्या हो रहा है? अच्छा भाई, अब ये सारे जी इंडेक्स हटा दो, जितने भी जी इंडेक्स, सारे जी इंडेक्स हटा दो, सारे जी इंडेक्स हटा दो। अच्छा भाई, ये टॉप मार्क्स भी हटा देते हैं। अच्छा भाई, यूएसए में चलो भाई, ट्रम्प को ले लेते हैं। अच्छा, यूएस के पॉलिटिशियंस के नाम मुझे इतना नहीं पता। कोई नाम बताओ ट्रम्प के अलावा यूएस के। बाइडेन, सही है। यहाँ पे हम भाई इमरान खान को ले लेते हैं, सही है। और यहाँ नवाज शरीफ को ले लेते हैं। अच्छा भाई, तो फॉन्ट साइज छोटा कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया। सही है भाई। अच्छा ग्रीन, या पाकिस्तान को ग्रीन करते हैं, इसको रेड करते हैं, और थोड़ा अपना अपना ग्रीन ग्रीन सा भी फील है ना। यूएसए का ब्लू कर देते हैं, चलो भाई ब्लू कर देते हैं। आवाम की पुरजोश फरमाइश पे यूएसए को ब्लू कर दिया। सही है भाई। अब अब हम देखते हैं कि भाई हो क्या रहा है। यूएसए, हम पहले क्या करते हैं, पाकिस्तान नीचे आ रहा है एज यूजुअल। सही है भाई। हमने यूएस, हमने -50 किया, लेकिन पाकिस्तान ने चढ़ाई कर दी यूएस के ऊपर। सही है। पाकिस्तान नीचे आ रहा था, यूएसए ऊपर था। कहा गया भाई, यूएसए ऊपर था तो पाकिस्तान ने ब्लू यूएसए पे चढ़ाई कर दी। बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, क्योंकि पाकिस्तान नीचे रेंडर हो रहा है तो उसी वजह से उसने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। फिर हमने क्या बोला, हमने बोला भाई यूएसए को यूनाइटेड नेशन ने हेल्प कर दी Z-1 से। तो अब क्या हुआ, यूएस जो है वो पाकिस्तान के इमरान खान और नवाज शरीफ इंक्लूडिंग, मतलब जाहिर है अब जब पूरे यूएसए पावर में आया तो ये ट्रम्प और बाइडेन दोनों पावर में। सही है। तो ये सब किसके ऊपर आ गए, पाकिस्तान से ऊपर आ गए। सही है। फिर पाकिस्तान को क्या कहते हैं, अफगान तालिबान ने हेल्प करा। हमने बोला, अच्छा मजे की बात बताऊं, मैं दोनों को Z-1 दूंगा ना, तो फिर ये दोबारा आपस में वैसे ही कम्युनिकेशन करने लग जाएंगे। ये देखो, दोनों का Z-1 है, तो फिर अब दोबारा उसी बिहेवियर, वही बिहेवियर चल रहा है कि जो नीचे है वो विनर है। तो चलो हम पाकिस्तान को Z-2 दे देते हैं। सही है भाई। तो ये क्या हुआ, पाकिस्तान ऊपर आ गया। अच्छा, ये तो हो गया पेरेंट पेरेंट की आपस में बात है ना। सही है। अब देश के मफादात को साइड पे रखते हुए अब आते हैं पॉलिटिशियन के अपने मफादात को। सही है भाई। तो ये भाई थे हमारे ट्रम्प, सही है। और ये भाई थे हमारे, सॉरी, बाइडेन। इसी तरीके से ये थे भाई इमरान, और इसी तरीके से ये थे नवाज। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये भी हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा भाई, यूएसए पाकिस्तान, अच्छा, अच्छा इसको भी जरा साइड पे करें, तो इसको जरा, भाई ये चलो यूएसए वाला है ना, ठीक है। चलो इसको इग्नोर करो, यहाँ से पढ़ना शुरू है हमारा ये हिस्सा था। अच्छा जी, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया ना
ये आपस में किस तरीके से चल रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हम देखते हैं कि भाई अगर मैं पाकिस्तान के यहाँ पर पाकिस्तान के इमरान, यार ये क्लास क्यों नहीं उठा रहा, तो जी इंडेक्स 1 दे देते, इमरान ही नाम दिया ना पाकिस्तान के इमरान, और सॉरी पाकिस्तान के नहीं, यूएस के ट्रम्प को अब देखो यूएस के ट्रम्प की पावर मैंने यूएस से भी ज्यादा दे दी, तो उसने क्या किया, यूएस में तो वो था ही था, उसने शायद पाकिस्तान इंक्लूडिंग नवाज शरीफ इमरान खान से भी ऊपर आ गई। सही है, क्यों, क्योंकि उसको जी इंडेक्स 1 मिला हो। सही है, और सेम गोस फॉर, अगर मैं बाइडन, अभी देखो बाइडन नीचे है, बाइडन नवाज शरीफ से नीचे है, तो अगर मैं यहाँ पर बाइडन और ट्रम्प दोनों को जी इंडेक्स दूंगा तो दोनों ऊपर आ जाएंगे। सही है, लेकिन हो क्या रहा है, पाकिस्तान अभी भी यूएस के ऊपर है, ग्रीन पाकिस्तान जो है वो अभी भी यूएस के ऊपर है। क्यों, क्योंकि हम पाकिस्तान और यूएस को अगर कंपेयर करें ना, तो पाकिस्तान क्योंकि नीचे है तो वो यूएस को ओवरलैप कर रहा है। सही है भाई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि भाई हमने देखा कि यूएस ट्रम्प जो है वो पाकिस्तान और इमरान खान से भी ऊपर चले गए, तो हमने क्या किया, हमने पाकिस्तान को हमने यूएस को जी इंडेक्स 1 दिया और पाकिस्तान को जी इंडेक्स 2 दे दिया। अब सही से समझ में आया होगा आप लोगों को, क्यों, क्योंकि पाकिस्तान की पावर यूएस से ज्यादा है, तो ट्रम्प और बाइडेन चाहे जितने भी पावरफुल हो जाएं, अब देखो यहाँ पर मैं इनको 1000 भी दे दूं ना, वो पाकिस्तान से ऊपर नहीं आ सकते भाई। अब तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सही है, क्यों, क्योंकि यूएस और पाकिस्तान को जब हम कंपेयर कर रहे हैं ना आपस में, तो पाकिस्तान का जी इंडेक्स 2 है लेकिन यूएस का जी इंडेक्स 1 है, तो फिर यूएस के जो ट्रम्प और बाइडेन है वो नवाज शरीफ और इमरान खान से ऊपर नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि यूएस का जी इंडेक्स 1 है, पाकिस्तान का 2 है। अब मैंने इमरान खान और इनको देखो आपस कोई जी इंडेक्स नहीं भी दिया, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि इटसेल्फ पावरफुल है यूएस से, तो वो ये रहा है कि ट्रम्प और बाइडेन जो है वो इन दोनों को compete नहीं कर पाए। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन है कि अभी अभी आपने जब ट्रम्प को इंडेक्स दिया था तो उसने इमरान खान और नवाज शरीफ को तो ओवरलैप कर दिया था। हाँ, वो इस वजह से क्योंकि उस वक्त अगर कंपेयर करें ना पाकिस्तान और यूएस को, तो इन दोनों की आपस में कोई, इनका आपस में कोई कंपटीशन ही नहीं था, इनको कोई जी इंडेक्स दिया हुआ ही नहीं था, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक सर, हो गया। तो कोई जी इंडेक्स था ही नहीं। लेकिन क्योंकि बाइडेन और ट्रम्प के पास जी इंडेक्स था, तो उन्होंने कंट्री का आपस का मसला नहीं देखा, उन्होंने अपने आप को देखा कि भाई हमारी पावर तो इन सबसे ज्यादा है, यूएस से भी ज्यादा है, पाकिस्तान से भी ज्यादा है, और इमरान खान उससे तो है ही। ठीक सही सर, है। मतलब अब अगर पेरेंट्स पेरेंट्स को इंडेक्स होगा तभी वो वर्किंग कर सकेंगे, नहीं तो फिर वो हाँ, चाइल्ड चाइल्ड एक्टिव रहेंगे इंडेक्स में। बिल्कुल वो चाइल्ड एक्टिव रहेंगे। अगर पेरेंट को हम जी इंडेक्स प्रोवाइड नहीं करते, तो फिर चाइल्ड को अगर आप जी इंडेक्स दोगे ना, तो फिर वो देखेंगे कि भाई पेरेंट पे कोई जी इंडेक्स है, नहीं है। अगर वो देखेंगे कि नहीं है, तो फिर वो आप उसको जितना जी इंडेक्स देंगे ना वो बढ़ता चले जाएगा। लेकिन अगर आपने पेरेंट को जी इंडेक्स दे दिया, तो फिर वो देखेंगे कि यार हमारा पेरेंट क्योंकि जी इंडेक्स 2 पर है, तो फिर ठीक है, हम आपस में तो एक दूसरे से वो कर लेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूएस को जो है जी इंडेक्स 2 देता हूँ, पाकिस्तान को जी इंडेक्स 3 देता हूँ। सही है। अब देखो क्योंकि यूएस का जी इंडेक्स 2 है, अब बाइडेन और ट्रम्प आपस में तो लड़ सकते हैं। सही है। अब मैं अगर ये देखो, ये मैं लेफ्ट तो कौन सा है भाई, ट्रम्प है ना, ट्रम्प लेफ्ट 50 पिक्सल,
देखो वो ट्रम्प नीचे चला गया, सही है। अब मैं इसको जी इंडेक्स पाकिस्तान और इनको कितने 2-3 दे रहा हूँ। अब देखो जब मैं इसको ना 50 दे देता हूँ, अब देखो मैंने ट्रम्प को 50 दिया, वो उसने देखा कि मेरा ट्रम्प का पहले तो वो चेक करेगा कि भाई यूएस और पाकिस्तान में आपस में क्या हिसाब किताब चल रहा है। तो उसने देखा भाई जब कंट्री मतलब पेरेंट पेरेंट की बात है, तो पेरेंट में क्योंकि पाकिस्तान की इंडेक्स 3 है तो वो ऊपर आ गया। फिर वो दूसरा देखेगा अच्छा भाई हम आपस में क्या सीन चल रहा है, तो आपस में उन्होंने सीन देखा कि यार बाइडेन पे तो कोई इंडेक्स है ही नहीं, ट्रम्प पे क्योंकि इंडेक्स 50 है, तो ट्रम्प क्या किया, ऊपर आ गया। इसी तरीके से मैं बाइडेन को अगर दे देता हूँ, बाइडेन को मैं 60 दे दूंगा, तो फिर वो क्या करेगा, यूएस में ये बाइडेन बाइडेन को 60 करा, तो उसने क्या किया, उसने ट्रम्प को इग्नोर कर दिया। क्लियर है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, अब तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ये बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक था, मुझे बिल्कुल यकीन है हम लोगों को भी प्रोफेशनल लाइफ में काफी टाइम लगा था, लेकिन मैं अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को ये समझाने की। तकरीबन आज की पूरी क्लास का टाइम ये टॉपिक ले गया, लेकिन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और मैं आप लोगों को उससे चैलेंज करके ये बात बोल सकता हूँ कि मैं 10 लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ, उसमें से 9 लोगों का इस चीज़ में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो अगर आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट पोजिशनिंग को लेके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो समझ लो आप लोग इंडस्ट्री में जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं उनसे बेहतर आप लोग सीख चुके हो, बगैर अभी प्रोफेशनल लाइफ में आए हो। तो जी इंडेक्स का रिलेशनशिप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, सही है। तो टॉपिक को हम फर्दर आगे लेके चलते हैं। दोबारा से हम ये पॉलिटिक्स को रखते हैं साइड पे, अपने टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई राइट लेफ्ट टॉप बॉटम जो है वो इस तरीके से चलते हैं कि बगैर पोजीशन के ये लोग नहीं बिल्कुल भी बिहेव नहीं कर रहे होते। लेकिन हमारे पास रिलेटिव, अच्छा स्टैटिक और रिलेटिव का डिफरेंस आप लोगों को पता चल गया। स्टैटिक बाय डिफॉल्ट होती है, रिलेटिव अगर हमें किसी चीज को जी इंडेक्स या राइट लेफ्ट टॉप बॉटम देना होता है तो हम उसको पोजीशन रिलेटिव देते हैं। लेकिन रिलेटिव का एक और भी काम होता है, सही है। रिलेटिव का एक और भी काम होता है। अभी मैं यहाँ से नीचे वाली टिप्स जो है वो हटा देता हूँ, और इसी तरीके से ये वाली टिप भी हटा दूंगा। सही है, और इसी तरीके से इसको हम ऊपर ले जाते हैं, और इसको हम कर देते हैं ब्लैक। तो मेरे पास एक पेरेंट एलिमेंट है, सही है, जिसपे मैंने कोई भी किस्म की कोई अपना अभी पोजीशन रिलेटिव दी है, और इसी तरीके से हमारे पास चाइल्ड एलिमेंट है जिसपे हमने एक पोजीशन दी है। अच्छा, अब हम टॉपिक को फर्दर लेके चलते हैं। अभी तक आप लोगों ने राइट टॉप बॉटम लेफ्ट ये सब पढ़ा था, सही है। अब मैं क्या करता हूँ भाई कि मैं यहाँ पर मार्जिन देता हूँ पेरेंट एलिमेंट को, टॉप से टॉप बॉटम से 20 पिक्सल का और राइट लेफ्ट से 50 पिक्सल का। तो आप लोगों ने देखा कि ये मेरा जो एलिमेंट है वो लेफ्ट से भी और टॉप से भी 50 ही कर देते हैं, चारों तरफ से बोलो, सही है, या चारों तरफ से मूव होना शुरू हो गया। अब मैं अगर चाइल्ड एलिमेंट को पोजीशन रिलेटिव के बजाय एब्सोल्यूट देता हूं, तो ये देखो इसने क्या किया, उसने अपने पेरेंट को छोड़ दिया, सही है, उसने अपने पेरेंट को छोड़ दिया। एब्सोल्यूट एलिमेंट क्या करता है, ये अपनी जगह को बिल्कुल ही छोड़ देता है। रिलेटिव फिर भी अपनी जगह पे रहता है, लेकिन एब्सोल्यूट एलिमेंट क्या करता है, वो अपने पेरेंट को बिल्कुल ही मतलब किनारा कशी इख्तियार कर लेता है एक तरीके से।
अच्छा, इसके अलावा मैं इसको अगर यहाँ से मैं अभी फिलहाल रिलेटिव हटा देता हूँ। सही, मैं यहाँ से टॉप 0 करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि ये क्या किया इसने, अपने बॉट जो उसका डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के टॉप से जाके लग गया। सही है, तो हमें समझ में क्या आया, अगर मैं यहाँ से 10 पिक्सल का दूं टॉप, तो ये देखो यहाँ से इसने डॉक्यूमेंट से 10 पिक्सल का गैप दे दिया। आप लोगों को नजर आ रहा है ये 10 पिक्सल का गैप, 10 पिक्सल का गैप नजर आ रहा है? ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, अब आप लोगों ने देखा कि भाई मैं जब 10 पिक्सल का ऊपर से गैप दे रहा हूँ, तो ये यहाँ से 10 पिक्सल, तो हमें समझ में आया कि जो हमारा व्यू पोर्ट होता है, ये जो हमारा हमें जो नजर आ रहा होता है, सही है, ये जो टॉप बॉटम राइट लेफ्ट अगर हम पोजीशन एब्सोल्यूट के साथ यूज करें, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो बॉडी का जो टैग होता है वो इसका पोजीशन मतलब ये उसके अकॉर्डिंग चल रहा होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये जो है मेरे पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग चले। अगर मैं इसको टॉप 10 पिक्सल दूं पोजीशन एब्सोल्यूट को, तो ये मेरे पेरेंट के अकॉर्डिंग चले। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं इसको बोलूंगा कि भाई आपका जो पेरेंट है ना, मैं फिर इसको स्पेसिफिकली बताऊंगा कि आपका जो पेरेंट है वो पोजीशन ये वाला, मतलब ये जो पोजीशन पेरेंट है, इसमें मैंने क्या किया, पोजीशन रिलेटिव दी। तो जब मैं पोजीशन रिलेटिव दूंगा ना, तो ये क्या करेगा, अब ये इसके अकॉर्डिंग चलेगा। जब मैं इसको टॉप से 50 पिक्सल दूंगा ना, तो 50 पिक्सल दिया, तो ये अब इसने इसके अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दिया। मैं थोड़ी सी हाइट भी बढ़ा देता हूँ उसकी। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर हम एब्सोल्यूट यूज क्यों करते हैं? ये काम तो हम रिलेटिव में जब इतनी आसानी से कर सकते हैं, तो फिर हम एब्सोल्यूट क्यों यूज करते हैं? सही है, यही क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल, चैट पे बताओ बिल्कुल। पहले तो ये बताओ कि हाँ बिल्कुल, अब वो अपने पेरेंट से मुराद जिस पे आपने रिलेटिव दिया होगा ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम सुपर पेरेंट ले लेते हैं। सही, यहाँ पर हम सुपर पेरेंट ले लेते हैं। सही है भाई, और इस सुपर पेरेंट को बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड ब्लू, सही है, और इसकी हाइट दे देते हैं 80 पिक्सल। 80 पिक्सल हमने दे दिया, और ये तो हमारा मार्जिन हो गया। और इसी तरीके से फ्लोटिंग हमने डाला, तो सॉरी फ्लोटिंग, अच्छा ये हमने इधर इसको हाइट दी है ना, सही है, ऊपर से हाइट दी है 50 पिक्सल, 50 50 100 100 200, इसको हमें 200 देना। तो अभी देखें, अभी जब मैंने इस पोजीशन को टॉप 50 दिया था, तो ये अपने ब्लैक वाले से मुराद अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग चल रहा था। लेकिन ये मैं पोजीशन निकाल के इसको दे देता हूँ, तो वो देखें उसने, अब ये जो 50 है ना, इसको मैं 20 कर देता हूँ आपसे, तो ये अब उस बॉक्स के अकॉर्डिंग चलना शुरू हो। सही है, तो जब आपको अपनी पोजीशनिंग किसी पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग चलानी होती है ना, सही है, तो उसके लिए आप क्या करते हो कि आप पेरेंट पे पोजीशन रिलेटिव लगाते हो, और चाइल्ड को आप बोलते हो कि आप पोजीशन एब्सोल्यूट हो। सही है, यानी कि आपका कोई पेरेंट है और आपको उस पेरेंट के अकॉर्डिंग चलना है। अगर उसको ऊपर कोई भी पेरेंट नहीं मिलता ना, तो फिर वो बॉडी का जो टैग होता है ना, बॉडी के टैग के अकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं। एब्सोल्यूट जो है आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई वो रिलेटिव के हिसाब से चलता है, और जो उसको रिलेटिव मिलता है वो उसके पेरेंट में जो भी पोजीशन एब्सोल्यूट पेरेंट में यूज नहीं होगी, पेरेंट पे रिलेटिव यूज होगी, एब्सोल्यूट चाइल्ड के ऊपर यूज होगा, क्योंकि हम चाइल्ड को किसी पेरेंट के अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। सही, अच्छा भाई, अब मैं ना यहाँ पर थोड़ा सा बॉडी का जो है, ये मैं बॉडी है, और इसको मैं दे देता हूँ 2000 पिक्सल। तो मेरे पास
2000 पिक्सल हाइट देने से ये होगा कि मेरे पास स्क्रॉल आ जाएगा। आप लोग देख रहे हो तो आपको ब्राउजर पर स्क्रॉल नजर आ रहा है। अच्छा, मैं एक ऐसा अच्छा, आपने अक्सर वेबसाइट पे देखी है, आप लोग स्क्रॉल कर रहे होते हो और क्या कहते हैं, ऊपर ना उसकी जो नेविगेशन है वो बिल्कुल फिक्स हो रही होती है। वो चीज पोजीशन फिक्स के थ्रू उन लोगों ने अचीव की होती है। जो अगर आपको कुछ ऐसा काम करना है कि आप चाहते हो कि यार यूजर जितना स्क्रॉल करता रहे वो उसको ना हमेशा नजर आता रहे, सही है। बाज औकात लोग एड्स चला रहे होते हैं, वो एड्स जो है वो एक जगह पे स्टिक हुआ होता है, आप स्क्रॉल करते हो, चीजें पढ़ रहे होते हो, देख रहे होते हो, लेकिन वो चीज आपको मुसलसल विजिबिलिटी में नजर आ रही होती है। तो वो चीज जो होती है वो पोजीशन फिक्स के हिसाब से चलती है, सही है। मैं इसको पोजीशन फिक्स दे दूंगा ना, तो अब देखो। अच्छा, पोजीशन फिक्स हमेशा अपने व्यू पोर्ट के हिसाब से, व्यू पोर्ट से मुराद जो स्क्रीन आपको विजिबल होती है उसके हिसाब से ही चल रही होती है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको पोजीशन फिक्स दे दिया और मैंने इसको 100 पिक्सल दे दी, तो ये मेरे स्क्रीन का, जहां से मेरी स्क्रीन शुरू हो रही है वहां से 100 पिक्सल गैप लेगा, और मैं जब स्क्रॉल करूंगा ना तो ये मेरे साथ चिपका ही रहेगा, ये मेरे पीछे पड़ जाएगा, सही है। ये देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तब भी वो मेरे साथ साथ चल रहा है। लेकिन एब्सोल्यूट के केस में क्या होता है, एब्सोल्यूट के केस में ये होता है कि वो अपने पेरेंट के हिसाब से एक जगह फिक्स कर लेता है, फिर मैं जब स्क्रॉल करता हूँ तो वो छोड़ देता है उस चीज, वो उसका वो अपने पेरेंट के साथ साथ चले जाता है, सही है। वो अपने पेरेंट के साथ साथ चले जाता है। अच्छा, अब मैं ना यहाँ पर बॉडी को मैं 2000 देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको 1000 दे देता हूँ, ये मेरा 1000 है, सही है। ये देखो ये मेरा, ये खत्म हो गया, यहाँ पर पेरेंट यहाँ पे खत्म हो गया और मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, लेकिन उसने, क्योंकि यहाँ पे मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है, टॉप से मैंने उसको 20 या 50 कह दिया, 50 पिक्सल दे दिया, सही है। तो वो उसने बॉडी अपने रिलेटिव का 50 पिक्सल का स्पेस लिया और वो उसके साथ चला गया। लेकिन मैंने अगर इसको फिक्स कर दिया तो उसने मेरे व्यू पोर्ट का 50 पिक्सल उठाया और वो मेरे साथ चिपका रहा, और ये अपना पेरेंट छोड़ने के बावजूद भी मेरे साथ चिपका रहा, सही है। यहाँ पर मैं अगर चाहता हूं कि भाई मेरा एक बहुत बड़ा पेरेंट है, सही है, मेरे व्यू पोर्ट के हिसाब से तो चलो, लेकिन जैसी मेरा ये पेरेंट खत्म हो जाए ना, जैसी मेरा ये पेरेंट खत्म हो जाए तो तुम मेरा पीछा छोड़ देना, सही है। आपका और मेरा साथ जो है वो इस पेरेंट तक है, जब ये पेरेंट चले जाएगा आपका और मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं पोजीशन स्टिकी। पोजीशन स्टिकी क्या करता है, पोजीशन स्टिकी ये करता है कि वो चलता तो आपके व्यू पोर्ट के हिसाब से, सॉरी स्टैटिक कर दिया मैंने, सही है। वो चलता तो आपके व्यू पोर्ट के हिसाब से, लेकिन जो उसको रिलेटिव एलिमेंट मिल जाएगा ना तो फिर वो आपका साथ वहीं पे छोड़ देगा। तो उसको मैं कैसे समझाऊं आपको, इसकी कोई अच्छी सी एग्जांपल। पोजीशन स्टिकी मैंने दिया, पोजीशन स्टिकी के बाद ये मेरा चल क्यों नहीं रहा साथ, इसको जरा बाहर निकालो, ये देखें। लेकिन इसको तो उसके साथ भी नहीं चलना चाहिए था क्योंकि इसको तो पोजीशन नहीं दी। अच्छा, ये चलता है उसी के साथ है, लेकिन ये यहाँ पर पता नहीं क्यों पोजीशन पेरेंट को भी फॉलो कर रहा है, जबकि इसको पोजीशन, ये इसे इसको फॉलो नहीं करना चाहिए जो कि अब तक हमने पढ़ा है। मैं इसको आप लोगों को फिगर आउट करके इसका रीजन बता दूंगा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, सही है। लेकिन इसका बिहेवियर ये होता है कि ये आपका जो पेरेंट एलिमेंट होता है, पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे ही आपका पेरेंट एलिमेंट खत्म होता है तो ये उस पेरेंट एलिमेंट के साथ मूव होके चले जाते हैं। ये स्टिकी का काम होता है। चलता है ये व्यू पोर्ट के हिसाब से ही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि चलता है ये व्यू पोर्ट के हिसाब से। मैंने जब इसको टॉप 50 पिक्सल दिया तो उसने मेरे व्यू पोर्ट के हिसाब से 50 पिक्सल का स्पेस लिया और फिर ये मेरे साथ 50 पिक्सल के स्पेस के साथ चलता रहा। लेकिन जैसे ही पेरेंट खत्म हुआ तो ये उसके साथ मूव हो गया। तो
कोई क्वेश्चन भाई पोजीशंस को लेके किसी भी किस्म का, जी इंडेक्स, पोजीशन, कोई भी चीज में कोई क्वेश्चन रह गया हो तो बताइएगा। और ये इतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी था। ये समझ लें सीएसएस की बेस कहलाती है, और सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे मुश्किल टॉपिक भी यही था सीएसएस को लेके। आगे और भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल टॉपिक यही था, इसलिए मैंने आज टाइम लगा के इसको क्लियर करने में ज्यादा टाइम लगा दिया। जबकि हमारे पास टॉपिक्स तो अभी आज की क्लास में बहुत सारे थे। मुझे ऐसा लग रहा है लेक्चर 4 भी हमारा काफी लंबा जाने वाला है। अच्छा, आगे हमारे पास डिस्प्ले डिस्प्ले को हम मूव कर रहे हैं यहाँ से। डिस्प्ले को हम आगे टॉपिक करेंगे, लेकिन बीच में हम विजिबिलिटी और ओपेसिटी को देख लेते हैं। सही है। अच्छा, विजिबिलिटी ओपेसिटी कोई इतना हार्ड एंड फास्ट टॉपिक नहीं है, ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। बस इसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, वो मैं आप लोगों को उससे क्लियर कर दूंगा। मेरे पास एक सुपर पेरेंट है, बैकग्राउंड कलर मैं उसको ब्लैक दे रहा हूँ, कलर मैं उसको व्हाइट दे रहा हूँ। सही है। और इसी तरीके से मेरे पास चाइल्ड, इसका नाम चाइल्ड कर दिया। चाइल्ड को मैं विद हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल। सही है। बैकग्राउंड में इसका ब्लू दे देता हूँ। मेरे पास एक पेरेंट एलिमेंट है, सही है, और यहाँ पर एक चाइल्ड एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अच्छा हमारे पास दो चीजें होती हैं, पहले तो इसको समझ लो। डिस्प्ले के भी एक चीज समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे चाइल्ड को क्या किया, डिस्प्ले नन। अरे चाइल्ड को डिस्प्ले नन किया, बाकी क्यों चलेगा? हाँ ठीक है, बाकी भी चले ही जाएंगे ना, क्योंकि उसकी कोई हाइट ही नहीं है। सही है। तो ये मेरे पास पेरेंट है, मुझे किसी एलिमेंट को हाइड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल डिस्प्ले नन करता हूँ। तो डिस्प्ले नन से क्या होता है, वो एलिमेंट गायब हो जाता है। इसी तरीके से मेरे पास एक और चीज है जो कि है विजिबिलिटी हिडन। विजिबिलिटी हिडन से भी वो एलिमेंट गायब हो गया। सही है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। जब मैं डिस्प्ले नन करता हूँ ना, तो वो क्या करता है, वो कंप्लीटली उसको रिमूव कर देता है वहां से। ये देखिए, एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, यहाँ पे आ ही नहीं रहा। जब मैं इसको होवर कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो वो एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन जब मैं विजिबिलिटी हिडन कर रहा हूँ ना, तो विजिबिलिटी हिडन में वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, सही है, लेकिन वो आपको वहां पर यूजर को नजर नहीं आता, लेकिन वो एलिमेंट वहां पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। सही है। तो डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन का डिफरेंस समझ में आ गया। फिर मैं ओपेसिटी पे चलता हूँ, ओपेसिटी और विजिबिलिटी हिडन के डिफरेंस पे चलता हूँ। समझ में आ गया डिफरेंस क्या है डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन में? ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या करता है? अच्छा, ओपेसिटी बहुत कॉमन सी चीज है, ट्रांसपेरेंसी को रिप्रेजेंट करती है कि आपके एलिमेंट में ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए। मैंने देखे ब्लू कलर के बॉक्स को 0.5 किया। सही। बस ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, ये मैंने चाइल्ड को 0.5 किया, तो उस अब देखें मैं यहाँ पर ब्लैक को ना रेड कर देता हूँ, वो देखें उसके अंदर ब्लू के अंदर रेडिश सा वो आने लगा। तो ये ओपेसिटी क्या करता है, ये ओपेसिटी आपकी एलिमेंट पे, फॉर एग्जांपल ये ब्लू है ना, तो ये आपका जो भी एलिमेंट है उसको ट्रांसपेरेंट कर देगा 50%। ये 1 से लेके 0 तक होता है। सही है। तो 0.5 का मतलब ये हुआ कि इसने चाइल्ड को 50% ट्रांसपेरेंट कर दिया। तो ओपेसिटी को अगर आप 0 कर दोगे, तो वो आपका ट्रांसपेरेंट इतना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा कि वो आपका वहां पर एग्जिस्ट भी करता होगा, लेकिन वो आप जो है वो उसके पीछे वाले एलिमेंट को बिल्कुल क्लियर देख सकेंगे। सही है। तो ओपेसिटी के अंदर
ओपेसिटी और विजिबिलिटी में बस ये डिफरेंस है कि जब आप विजिबिलिटी हिडन कर देते हो, सही है, तो आपके पास 50% ट्रांसपेरेंसी का कोई ऑप्शन नहीं होता, सही है, या तो आप उसको हाइड करोगे या आप उसको शो करोगे। लेकिन ओपेसिटी में आपके पास आपको ट्रांसपेरेंसी शो करने का ऑप्शन होता है कि आप उसको कितना हाइड करना चाह रहे हो या कितने उसकी ट्रांसपेरेंसी को छुपाना चाह रहे हो। मैंने उसको 0.75 किया, तो ये देखें यहाँ पर उसने उसको 0.75 कर दिया। अच्छा, अब इसमें बस एक और आखिरी चीज रह गई है, तो वो ये कि अगर मैं पेरेंट को 0.75 कर दूं, सही है, ये मेरा जो पेरेंट है, या इसको मैं 0.75 कर दूं या 0.3 कर दूं, तो वो क्या करेगा, पेरेंट जो है वो अपने चाइल्ड को भी साथ में, मतलब वो पूरी एक लाइन, उसके अंदर जितने भी चिल्ड्रन होंगे वो सब भी फिर ट्रांसपेरेंट हो जाए, सही है। अगर मैं इसको 0.5 कर दूं, सही है, तो पेरेंट भी और साथ साथ में उसका चाइल्ड भी 50% ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और फिर अगर मैं चाइल्ड को मजीद 5% ट्रांसपेरेंट करूं, या आप समझ रहे हो कि अगर मैं इसको ओपेसिटी 1 कर दूं, तो ओपेसिटी 1 का मतलब ये नहीं कि वो पेरेंट को छोड़ के अपनी ट्रांसपेरेंसी 100 कर लेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि वो अपना उसका 100 जो है, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था ना जीनडेक्स के बारे में, कि वो अपने पेरेंट को देखता है कि उसका पेरेंट का जीनडेक्स कितना है, इसी तरीके से चाइल्ड भी ऐसा वो देखेगा कि उसका पेरेंट जो है वो कितना है, जिस तरीके से हमने जीनडेक्स में देखा था। टेक्स्ट की ओपेसिटी भी कम हो जाएगी अगर पेरेंट, जी बिल्कुल, टेक्स्ट की भी ओपेसिटी कम हो जाएगी। जो जो प्रॉपर्टी आपने कलर, फोर कलर या कुछ भी लगाया होगा, ये देखो, मैं यहाँ पे कलर को जो है वो येलो कर देता हूँ, तो आप देखो येलो भी जो है वो थोड़ा सा वो हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। मैं यहाँ पर उसको हटाऊंगा ना, तो आपको फील होगा, सही। ब्लैक करता हूँ उसको ताकि और मजीद येलो कलर उभर के नजर आए, सही है। अब मैं इसको ओपेसिटी 0.5 कर दूंगा, तो मेरा जो ब्लैक है वो भी वो ठंडा पड़ जाएगा, और मेरा जो येलो है वो भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, सही है। अब मैं चाइल्ड को ओपेसिटी 1 कर दूं ना, तो इस 1 का मतलब क्या है कि 0.5 का 1, सही है। तो इसको मैं अगर 0.5 करूंगा, तो इसका क्या मतलब हुआ, 0.5 का, यानी कि टेक्निकली ये 0. क्या है 25, सही है। तो ये 25% टेक्निकली, वैसे तो ये 2, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग वो इसका 50% बता रहा है। यस, इट वर्क विद इमेजेस एज वेल। यहाँ पर मैं कोई इमेज ले लेता हूँ, प्लेस होल्डर इमेजेस। मैं यहाँ एक इमेज सोर्स में, सोर्स मैं यहाँ से अभी इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, सही है। ये मेरी एक इमेज है 150 की, मैं इमेज का टैग लेता हूँ और ओपेसिटी 0.5 कर देता हूँ, तो मेरी इमेज देखो ट्रांसपेरेंट हो गई 50%। मैं उसको ब्लू करता हूँ ताकि आप लोगों को, तो देखो मतलब ब्लू 50% नजर आए, सही है भाई, क्लियर है। तो कोई भी एलिमेंट जिस पे कलर्स आ रहे होंगे, उस पर आप ओपेसिटी लगाओगे, तो वो अपना जो उसके पीछे वाला जो एलिमेंट है, वो जितना आप उसको ओपेसिटी दोगे वो उतना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और वो पीछे वाले एलिमेंट की ट्रांसपेरेंसी शो करनी चाहिए। मेरे ख्याल में आज लेक्चर मुझे लग ही रहा था कि पूरा कवर नहीं हो पाएगा, और ऐसे ही बस सिर्फ 2 टॉपिक्स ही कवर हो पाए, उसके बाद हमारे पास बहुत सारे अभी भी टॉपिक्स हैं, तो माजरत के साथ इसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे कल, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। सही है, मेरे ख्याल में सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। बाकी किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो फेसबुक ग्रुप पे पूछ सकता है, या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट या टिपिकल क्वेश्चन है तो वो व्हाट्सएप पे ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है।